गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग अपना पहला चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग देखते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिकी। यह चैप्टर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये आगे आने वाले कम से कम 3 से 4 चैप्टर के लिए आधार तैयार करने वाला है। प्लेट विवर्तनिकी चाहे वो वोल्केनो वाला चैप्टर हो, अर्थक्वेक वाला चैप्टर हो या माउंटेन्स की उत्पत्ति कैसे हुई आदि की व्याख्या हम इस सिद्धांत के आधार पर ही करेंगे। इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हम ये देखते हैं इसमें प्लेट शब्द का क्या अर्थ है। प्लेट से तात्पर्य है क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल से निर्मित स्थलखंड के बड़े भाग को। क्रस्ट और मेंटल और ऊपरी मेंटल से हम परिचित हैं। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से मिलकर जो स्थलखंड का बड़ा भाग बनता है उसी को हम प्लेट कहते हैं, जो स्टेनोस्फीयर पे गति कर रहा है। स्टेनोस्फीयर पर गति कर रहा है। आपके दिमाग में प्रश्न ये जरूर आ गया होगा कि स्टेनोस्फीयर पर गति कैसा है, या इसका उत्तर आगे हमें मिलेगा। लेकिन हम प्लेट को भी समझ लें। प्लेट से तात्पर्य क्रस्ट और मेंटल के उस भाग से है जिसको हम स्थलखंड बोलते हैं। विवर्तनिकी शब्द का तात्पर्य है कि इन प्लेटों की गति से जो पृथ्वी की कंडीशन या वर्तमान संरचना में जो परिवर्तन होता है उन्हीं का अध्ययन हम प्लेट विवर्तनिकी के तहत करते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का विकास 1960 के दशक से लेकर और उसके बाद के समय में कुछ व्यक्तिगत लोगों के कार्यों से एक सामूहिक रिजल्ट या सामूहिक परिणाम के रूप में हम इसको देख सकते हैं। यानी कुछ नाम जैसे हैरी हेस, टूजो विल्सन, मैकेंजी तथा पार्कर, आदि लोगों ने अपने अपने कार्य किए। उन कार्यों का एक जो सामूहिक परिणाम निकला वो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। इसमें एक नाम और जुड़ता है, वो है मॉर्गन महोदय का। मॉर्गन महोदय, जिन्हें इस सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय दिया जाता है। इन लोगों ने अपने व्यक्तिगत कार्यों से जो परिणाम निकला उसके आधार पर जो सामूहिक सिद्धांत दिया वो था प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। इसको जो आधार प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को आधार प्रदान किया, इससे पहले हो चुके कुछ कार्यों ने। इसमें सबसे पहला जो सिद्धांत था हम देख लेते हैं। आधार के रूप में जो सिद्धांत यूज हुए उसमें सबसे पहला जो सिद्धांत था वो था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल डिप्थ थ्योरी। जैसे ये शब्द मैंने बोला तुरंत आपके दिमाग में वेगनर महोदय का नाम गूंज गया होगा। जब भी हम किताब पढ़ते हैं तो इस सिद्धांत जरूर मिल जाता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कि पहले जितने भी महाद्वीप थे सब जुड़े हुए थे। इनको सामूहिक रूप से पेंजिया कहा गया था, जिसके चारों तरफ पेंथासा नामक एक सागर था। इनका विखंडन हुआ और बीच में तिथिस सागर का निर्माण हुआ, जिसको उत्तरी भाग को जो है कि अंगारा लैंड और दक्षिण भाग को गोंडवाना लैंड का। यही सिद्धांत था जिसके आधार पर ये एक कल्पना की गई या एक संभावना व्यक्त की गई, हो ना हो जो महाद्वीप अभी हैं इनकी वर्तमान दशा जो भी हो, लेकिन ये पीछे समय में कुछ और तरह रहे होंगे, हो सकता है जुड़े रहे होंगे। दूसरा सिद्धांत जिसने आधार दिया वो था समुद्र नितल प्रसरण, यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत। इस सिद्धांत के तहत यह बताया गया कि महाद्वीप दूर भी हो रहे हैं और साथ ही साथ समुद्र तली का भी विस्तार हो रहा है। कैसे विस्तार हो रहा हम अभी देखेंगे। तीसरा सिद्धांत था वो था संवहन तरंग सिद्धांत।
संवहन तरंग सिद्धांत। मैं उसी संवहन तरंग सिद्धांत का बात कर रहा हूं जिसका आप लोगों ने फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि कैसे जो है कि किसी स्थान पे टेम्परेचर का जब डिफरेंस आता है तो कैसे संवहनीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। उसके आधार पर भी इस चैप्टर को कुछ आधार मिला और ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत एक सिद्धांत के रूप में आता है। इसके आधार पर हम आधारों पे हम देखेंगे कि सिद्धांत को समझेंगे। अभी इससे पहले हम इस सिद्धांत की जो दो मान्यताएं हैं उन पर थोड़ा सा हम गौर कर लें, क्योंकि उन मान्यताओं के आधार पर ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है। इसकी जो मान्यताएं हैं, जो पहली इसकी मान्यता है वो है कि क्रस्ट का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है। क्रस्ट शब्द से हम तो परिचित हैं। अब इसमें एक नया टर्म जुड़ता है कि क्रस्ट का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है। यानी क्रस्ट जो पूरा है, जो पृथ्वी का गोल है, उस पर देखेंगे तो कुछ ऐसी दरारें हैं जहां से अलग अलग संरचनाएं मिलती हैं और उन्हीं को हम लोगों ने प्लेट कहा है। और इस सिद्धांत में मानता है कि क्रस्ट का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ। अब जब ये बात आ गई कि क्रस्ट का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है तो इस पे लोगों के बीच में एक प्रश्न आया कि कितनी प्लेटें हैं। इस पे लेके काफी मतभेद है। कुछ लोग 100, कुछ लोग 150, तो कुछ लोग कितनी कितनी प्लेटें बताते हैं। लेकिन जो सबसे जो वैज्ञानिक व्याख्या है वो नासा की है। नासा ने जो है कि 6 मुख्य प्लेटों, नासा इसने 6 मुख्य बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटों की पहचान की। लेकिन ओवरऑल इसने भी लगभग जो है कि 100 प्लेटें बताई कि लगभग जो है कि क्रस्ट का निर्माण 100 प्लेटों से हुआ है, जिसमें 6 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटें। हम देख लेते हैं कि बड़ी प्लेटें क्या हैं और छोटी प्लेटों का अध्ययन हम मैपिंग के थ्रू करेंगे ताकि हमको रटना ना पड़े। अभी हमको समझने के लिए सिर्फ छोटी प्लेटें ही सहायक हैं, इसलिए हम उनको ही देखते हैं। ये 6 प्लेटें हैं। जो सबसे पहली प्लेट थी आपकी वो है अमेरिकी प्लेट। अमेरिकी प्लेट कहीं कहीं किताबों में 7 प्लेटें भी मिलती हैं कि 7 प्रमुख प्लेटें हैं। उसका कारण ये होता है कि वो लोग अमेरिकी प्लेट यानी नॉर्थ अमेरिकी प्लेट और साउथ अमेरिकी प्लेट को अलग अलग कर देते हैं। अदरवाइज अगर एक ही माना जाए तो 6 प्लेटें होंगी। दूसरी प्लेट है अफ्रीकी प्लेट। अफ्रीकी प्लेट। तीसरी है यूरेशियाई प्लेट। चौथी प्लेट है आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। पांचवी प्लेट है प्रशांत महासागरीय प्लेट। और जो छठी प्लेट है आपकी वो है अंटार्कटिका प्लेट। मैं उम्मीद करके चल रहा हूं आप इन सब चीजों से, खास करके प्रशांत महासागर, यूरेशिया, अफ्रीका, अमेरिकी, इन सबसे परिचित होंगे। प्लेटों का हम अध्ययन कर रहे हैं। अंटार्कटिका से आप अच्छी तरह से पढ़े होंगे। अंटार्कटिका इन प्लेटों में भी सभी प्लेटें, अगर हम सिर्फ प्रशांत महासागरीय प्लेट को छोड़ दें तो लगभग सभी प्लेटें महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों क्रस्टों से मिलकर बनी हैं। और सिर्फ प्रशांत महासागरीय प्लेट ऐसी प्लेट है जिसके नाम के साथ ही महासागरीय शब्द जुड़ा हुआ है, केवल प्रशांत प्लेट नहीं है। यानी पूरी प्लेट महासागरीय क्रस्ट से बनी। जब हम क्रस्ट का अध्ययन कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था
कि दो तरह के क्रस्ट थे, महाद्वीपीय और महासागरीय। यानी जो इतनी पांचों प्लेटें हैं प्रशांत महासागरीय प्लेट को छोड़कर उन सभी का निर्माण, उसमें कुछ हिस्सा जो है कि महाद्वीपीय क्रस्ट का है तो कुछ महासागरीय क्रस्ट का है। अगर आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि कैसे पता चला कि कैसे कैसे अलग हो रहे, तो हम एक चित्र के सहायता समझ सकते हैं। 20 छोटी प्लेटें हैं प्लस और प्रमुख प्लेटें हैं, उनका हम मैपिंग के थ्रू देखेंगे। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे और मान लीजिए कुछ हम लोगों ने जब पृथ्वी के तल का अध्ययन किया तो हमको कुछ ऐसी संरचनाएं मिलती हैं कि ये पूरा जो क्रस्ट ऊपर वाला पार्ट है, ये क्रस्ट है और इसके नीचे एस्थनोस्फीयर है, हम लोगों ने देखा था, जिसको दुर्बलता मंडल भी हम लोगों ने कहा था हिंदी। यानी ये प्लेटें क्रस्ट जो है कि कहीं ना कहीं एस्थनोस्फीयर पे टिका हुआ है और इस सिद्धांत की भी यही मान्यता है कि क्रस्ट जो है कि यह प्लेटें एस्थनोस्फीयर पे गति करती हैं। कैसे गति करती हैं वो हमारा अगला प्रश्न है। लेकिन अगर हम इस पूरे पृथ्वी को देखें तो हमको अगर ऐसी संरचनाएं मिले कि ये सभी पूरा क्रस्ट एक जगह से ना जुड़े, इनके बीच में कुछ दरारें मिले और इन दरारों से अलग प्लेट, ये मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव करे, इस डायरेक्शन में मूव करे, यहाँ पे जो अलग करने वाली संरचना मिले, एक दरार मिले, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी प्लेट है। ऐसे छोटे प्लेटों की भी पहचान की गई। दूसरा, अब आपके जो इसकी मान्यता है वो ये है कि प्लेटें गतिशील है। पहली मान्यता हमने देखा कि पृथ्वी के क्रस्ट का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ। हमने देखा लगभग 6 बड़ी प्लेटें हैं, 20 छोटी हैं, ओवरऑल और करके लगभग 100 प्लेटों की संख्या नासा के थ्रू बताई जाती है। लेकिन अब ये दूसरी इसकी जो मान्यता है कि प्लेटें गतिशील, प्लेटें गतिशील। आपके दिमाग में तुरंत प्रश्न आ रहा होगा कि अभी तक ये मानते थे हम कि पृथ्वी गतिशील है और गांव के कुछ लोग आज तक समझ में नहीं आया होगा कि पृथ्वी कैसे घूमती, हम गिरते कैसे नहीं। अब ये आया है कि प्लेटें गतिशील है, तो आप किसी को बताएं तो विश्वास नहीं करेगा, लेकिन हम लोगों के लिए ये कुछ बड़ी बात नहीं होगी। प्लेटें गतिशील है, तात्पर्य है कि जो अभी मैंने डायग्राम बनाया था, फिर से एक बार हम देख लेते हैं। मान लीजिए है ये ऊपर वाला पार्ट, ये जो क्रस्ट है, ठीक है, इसके नीचे एस्थनोस्फीयर है जिस पे प्लेटें गति कर रही हैं। हमको यही समझना कैसे गति कर रही हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इनके बीच में कुछ ऐसी दरारें मिली जिसके आधार पर हमने कह दिया क्रस्ट है, और जब हमने इनकी दिशा का देखा तो मालूम चला ये कुछ गति कर रही हैं, कुछ एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं तो कुछ एक दूसरे के दिशा की ओर आ रही हैं। यानी कहीं प्लेटें एक दूसरे से अलग होंगी तो कहीं प्लेटें टकराएंगे। इन आधारों पे ये कहा गया कि प्लेटें गतिशील है। प्रश्न ये आएगा कि प्लेटें गतिशील क्यों है। हम लोग जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर रहे थे तो उसमें एक लेयर का पता चला था जिसको हम लोगों ने स्फीयर का नाम दिया था, यानी दुर्बलता मंडल का नाम दिया था। स्फीयर का हमने देखा था कि वहां पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं जिसके कारण से वहां का तापमान ज्यादा होता है और उस तापमान के कारण से चट्टानें लगभग पिघली अवस्था में आ जाती हैं। इस कारण ये होता यह है कि वहां पे भूकंपीय तरंगों की गति कम हो जाती है। इतना चीजें हमने जाना था। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ये कहता है कि जो एस्थनोस्फीयर है इसकी रासायनिक संरचना कुछ ऐसी है जो भारी तत्वों से। हमने देखा भी था कि पृथ्वी की गहराई में हम जा रहे थे तो डेंसिटी बढ़ रही थी। यानी डेंसिटी बढ़ने का कारण क्या था कि रासायनिक, एक तो प्रेशर था कि प्रेशर की वजह से डेंसिटी हो सकता बढ़ रही, दूसरा ऐसा कि रासायनिक विशेषताएं भी ऐसी हो सकती हैं जिनके कारण वहां की डेंसिटी बढ़ रही है। तो एस्थनोस्फीयर के जो यहाँ पे सिद्धांत में दिया जाता है, ये बताया जाता है कि एस्थनोस्फीयर एक पिघली अवस्था में है
और इसकी रासायनिक संरचना कुछ सीमा जैसी, यानी यहाँ सिलिका और मैग्नीशियम जैसे तत्वों का अनुपात ज्यादा है, जिसके ऊपर सियार यानी क्रस्ट तैर रहा। इस सिद्धांत में यही सिद्धांत, ये दो मान्यताएं थी कि क्रस्ट का निर्माण आपकी प्लेटों से हुआ है, और दूसरा ये क्रस्ट यानी ये प्लेटें सीमा यानी क्या कहते हैं एस्थोनोस्फीयर के ऊपर गतिशील है। इसी गतिशीलता की व्याख्या करने में हमको एक जो सिद्धांत यूजफुल होता है वो होता है संवहन तरंग सिद्धांत, जिसमें हमने देखा था, जो अभी इस चैप्टर को आधार या सिद्धांत को आधार प्रदान करता है, वो है संवहन तरंग सिद्धांत। संवहन तरंग सिद्धांत, संवहन तरंग सिद्धांत के थ्रू ये बताने का प्रयास किया गया कि जो सीमा है या जो एस्थोनोस्फीयर है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वहां की चट्टानें पिघल जाती हैं, और उस पिघली हुई अवस्था में कुछ तरंगे इन संवहनी तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिनके वजह से प्लेटें गति करती हैं। जैसे मान लीजिए ये एस्थोनोस्फीयर है और ये कुछ पिघली अवस्था में है। ये एस्थोनोस्फीयर है और ये लगभग पिघली अवस्था में। जैसे यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा वैसे क्या होगा, यहाँ संवहनीय तरंगें चलेंगी, और संवहनीय तरंगें कुछ इस प्रकार चलेंगी। जैसे ही ये जाके इसके ऊपर जो क्रस्ट है उससे टकराएंगे, मान लीजिए कुछ क्रस्ट इस रूप में, जैसे इसको टकराएंगे हो सकता है धीरे 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 यहाँ पे एक दरार पड़ जाए, और यह जो संवहनीय तरंगे हैं ये इस तरफ मूव कर जाए, और इधर वाली संवहनीय तरंग की दिशा कुछ ऐसी हो जाए, जिसके वजह से ये प्लेट इस डायरेक्शन में, ये प्लेट इस डायरेक्शन में मूव करने लगे। यानी संवहनीय तरंगों की वजह से जो इन प्लेटों पर एक दबाव पड़ता है, और साथ ही एक जो घर्षण महसूस होता है, इसके आधार पर प्लेटें गतिशील करती हैं। यानी प्लेटों की गति के कारण, गति का जो कारण है वो यह है कि दुर्बलता मंडल से यानी एस्थोनोस्फीयर से जो संवहनीय तरंगें उठती हैं, उनकी वजह से प्लेटें गति करती हैं। यानी प्लेटों की गति की अपनी कोई दिशा नहीं होती, जैसे जैसे संवहनीय तरंगें गति करती हैं, जिस डायरेक्शन में करती हैं उसी दिशा में प्लेटें भी गति करती हैं। जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे दो प्लेटें थी, इस प्लेट ने इस डायरेक्शन में मूव किया, और जैसे ये तरंगे यहाँ पे टकरा रही थी और इनकी दिशा कुछ ऐसे हो रही थी, यहाँ पे एक दरार उत्पन्न हुआ, और इन प्लेटों ने इस डायरेक्शन में गति की, जिसके वजह से होगा क्या कि अभी तो पहले इस स्थान में इसको दरार को बनाने के लिए यहाँ पे संवहनीय तरंगों ने अपनी ऊर्जा खर्च की होगी, इस पे कई बार झटके पड़े होंगे, उसके बाद एक दरार का निर्माण हुआ, दरार कहीं न कहीं एक लंबे समय के बाद एक गहराई में जाके पहुंची होगी। लेकिन जैसे ये दरार फैलेगा होगा क्या, यहाँ पे जो स्थान है, ये पूरा स्थान है, यहाँ की जस्ट नीचे वाला, इस पे प्रेशर कम होगा। और हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन होता है मेल्टिंग पॉइंट से। यानी जैसे ही प्रेशर में कमी आएगी, वहां की चट्टानें अब कम तापमान पर भी पिघलने लगेंगी, जिसके वजह से होगा क्या, जो संवहनीय तरंगें उठ रही थी अब ज्यादा पदार्थ पिघलेगा तो और ज्यादा संवहनीय तरंगें उठेंगी, जिसके वजह से इनकी जो
संवहनी तरंगों की गति भी बढ़ेगी और साथ ही साथ इनके जो विस्थापन होने की यानी विपरीत डायरेक्शन में जाने की जो गति है वो भी बढ़ेगी। यहाँ पे तो हम लोगों ने ये देखा कि संवहनी तरंगों की वजह से एक प्लेटें एक दूसरे से अलग हो रही, लेकिन एक चित्र हम और बनाते हैं और उसके आधार पर देखते हैं कि और क्या हो सकता है। यानी संवहनी तरंगों की वजह से प्लेटें गतिशील होती हैं, अधिकांश लोग इस चीज में सहमत हैं। दूसरा,